अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ। और मेरे तमाम सुनने वाले जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पर जो हिंदू हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप बेशक ये नावल मत सुनें, क्योंकि ये नावल एक हिंदू लड़की की जो है वो मुसलमान होने की कहानी है। तो आप लोगों के मज़हब की तौहीन करना इसका मकसद हरगिज़ नहीं है। आप लोगों की अगर दिल आज़ारी हो, आपको किसी बात से, किसी जुमले से चोट पहुँचे, तो आप लोग बेशक कहानी ना सुनें। लेकिन हमारा मकसद आपकी दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं है और ना ही आपके मज़हब की तौहीन करना है। ये हर एक मुसलमान का जो है वो अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है अपने मज़हब के हवाले से और दूसरे मज़ाहब के हवाले से। इसलिए अगर आपको किसी बात से, किसी जुमले से चोट पहुंचती है, तो बेहतर यही है कि आप नावल को स्किप कर दें, आप ना सुनें। आप अपने अकायद, अपने मज़हब के साथ रह सकते हैं। आप हर तरह से काबिल एहतराम हैं और आपको टारगेट करना जो है वो इस कहानी का मकसद हरगिज़ नहीं है। कहानी को कहानी की तरह से लीजिए, वैसे ही जैसे पाकिस्तानी अवाम आपकी फ़िल्मों को लेती है, जिसमें अक्सर जो है वो पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बातें होती हैं, लेकिन हम लोग बस उसे कहानी समझकर, एक इंटरटेनमेंट समझकर ही इंजॉय करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। कहानी का नाम है अहद। मुसन्निफ़ा है सोफ़िया भट्ट। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। शाबाश। उर्वा चुप हुई तो चौधरी साहब ने खुश होकर शाबाशी दी। ताबू, मैं मच्छरदानी में चौधरी साहब के बाजू पर सर रखकर लेटी हिबा उठ बैठी। जी नानी, आप सुनाओ। इस इलाके में बच्ची को प्यार से अक्सर अम्मा, नानी, मुंजी मिठड़ी, मुंजी दिलड़ी कहकर बुलाया जाता है। चौधरी साहब भी बच्चियों को यूँ मुखातिब करते थे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी। ताबू, तू नहीं कहना ना, आप कहना है ना। लहक लहक कर गाती हिबा को माँ और फातिमा बाजी के कौल याद आए तो नगमा वहीं रह गया। आदाब याद आ गए। सब हंस दिए। ये चौधरी साहब का गर्मियों का रोज़ाना का मामूल था। नमाज इशा अदा करने के फ़ौरन बाद मच्छरदानी में चले जाते और तमाम बच्चों को बुला लेते। फिर उनसे तकारीर, नज़में सुनते, जनरल नॉलेज के सवालात करते, स्कूल में होने वाले क्लास वर्क और घर मिलने वाले काम के बारे में पूछते, और जिस बच्चे ने उस दिन किसी टेस्ट में अच्छे नंबर लिए होते उसे शाबाशी के साथ खर्ची भी मिलती। बच्चों को ये महफिल बहुत अच्छी लगती। सर्दियों में तो मगरिब की अजान होते ही वो माओं को कहते कि बच्चों को कमरे में ले जाएं, बाहर ठंड लग जाएगी, मच्छर काट लेगा। बच्चे गर्मियों की इस बैठक का इंतज़ार किया करते। चलो उर्वा नानी, अब अपने घर का पता सुनाओ। चौधरी साहब ने दूसरी चारपाई पर बैठे बच्चों में से उर्वा को फिर पुकारा। चौधरी सुफियान याकूब, चौधरी नगर, नज़द मीरवाह, तहसील बदीन, ज़िला बदीन। उसने खड़े होकर पता सुनाया। शाबाश। ताबू, मैं। हिबा क्यों पीछे रहती? वो लेटी लेटी फिर उठ बैठी। जी जी, मुझे दिलड़ी। चौरी सुफियान याकूब, चौरी नगर। सब बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे थे। कूलर में बर्फ़ डालती फातिमा को भी हंसी आ गई। चौरी नहीं, चौधरी कहते हैं, उर्वा ने उस्तानी बनकर तसीह की। वो साल डेढ़ साल हिबा से बड़ी होकर ख़ुद को बड़ा मोतबर जानती थी। पैते। हिबा ने चौधरी साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। वो फिर हंस दिए। उसे पता था कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर ताबू पैसे भी देते थे। 50 का नोट निकालकर उसके हाथ में रखते हुए उन्होंने बाबर को मुखातिब किया। अच्छा बाबर, हुमायूं भाई का मोबाइल नंबर बताओ। 0300। बाबर खड़ा होकर हुमायूं का मोबाइल नंबर बताने लगा। चौधरी साहब ने मुतमईन होकर सर हिलाया। ये भी उनकी आदत थी कि वो हर बच्चे को घर का मुकम्मल पता और फ़ोन नंबर ज़रूर याद करवाते थे। जब हुमायूं के पास मोबाइल ना था तो उनको शहर में रहने वाली बहन यास्मीन का लैंडलाइन नंबर याद करवाया जाता था। उनके लाशऊर में कहीं अमतल आहत थी। उस जैसे गुम हुए, अपनों से बिछड़े हुए वो बच्चे थे जो रास्ता भटक कर घर ना पहुंच पाए। उन्हें लगता था कि हर बच्चे को कलमा सिखाने के बाद घर का मुकम्मल पता और फ़ोन नंबर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में याद करवाना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई बच्चा रास्ता भूल जाए, वालिदैन से बिछड़ जाए तो अपने घर वापस पहुंच जाए। क्योंकि बच्चे गुम हो जाएं तो दुनिया अंधेर हो जाती है, और अगर मिलकर खो जाएं तो भी बड़ी क़यामत आती है। उन्हें अपने बड़े भाई की ज़िंदगी के आखिरी दिन ना भूलते थे। अमतल आहद की जुदाई ने उन्हें रोग लगा दिया था,
और उसे एक बार देखने की हसरत लिए दुनिया से चले गए थे। चलें फिर? रिफ़त जहाँ की आवाज़ ने उन्हें चौंकाया। कहाँ? चौधरी साहब भूल चुके थे। ले, मैंने कहा तो था आपसे कि आपा फिरदौस की तरफ जाना है, यासिर और रुबाब की शादी के सिलसिले में सलाह मशवरा करने। शादी? बच्चों के चेहरे पर चमक आई। कितना मज़ा आने वाला था। चौधरी साहब ने बच्चों की महफिल बर्खास्त की और बीवी को मशवरा दिया, फिरदौस को ही बुला लो इधर। चौधरी साहब को एक दफ़ा मच्छरदानी में जाकर निकलना बड़ा औखा काम लगता था। भाइयों के साथ बातचीत, छोटे मोटे मामलात यहीं तय कर लिए जाते। सिर्फ नमाज इशा अदा करने के लिए बाहर निकलते। लें, आप भी कमाल करते हैं। हम लड़के वाले हैं, तारीख तय करने तो हम ही ने जाना है ना। पता नहीं जी, अच्छे भले बहन भाई होते हैं, बच्चों के रिश्ते आपस में तय करके लड़की वाले लड़के वाले बन जाते हैं। चौधरी साहब बड़बड़ाते हुए मच्छरदानी से बाहर निकलने लगे। भाभी कहाँ हैं? उन्होंने रहीमा अहमद की बाबत पूछा। आ रही हैं वो, और आप भी कपड़े तब्दील करें। इस्त्री करके नाला डालकर गुसल खाने में लटकाए हैं, रिफ़त जहाँ ने अपनी चादर ठीक करते हुए कहा। उन्होंने खुद भी नया लिबास पहन रखा था और मुंह पर करीम लगाकर हल्के से रंग की लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। आम दिनों में नंद की तरफ जाते हुए ये तैयारी नहीं होती थी, मगर आज ख़ास दिन था। मोहब्बत डाढ़ी ख़राब शय है बाबा, डाढ़ी। और कच्ची उम्र की मोहब्बत, बंदा नादानी, कम अक्ली और हमाकत जानकर कदम आगे बढ़ा दे तो ठीक, वरना तौबा तौबा, दिल को रोगी करके ही दम लेती है। पुन्नू जो पेट लिखवाई की रस्म में उसके साथ नथी कर दिया गया था, वो अगर शहर में पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़ों का रेड़ा लगाने के बजाय हीरों का सौदागर होता भी तो उसका कोहिनूर सा दिल भला कैसे मुट्ठी में कर पाता। वो दिल जो रामू रामू की काफियाँ लगाता फिरता था। सच है बाबा, मोहब्बत डाढ़ी ख़राब शय है। और ये पूरा दी अल्लाह रखियो जो मोहब्बत कर बैठी थी, तो बस अल्लाह साईं माफ़ी माफ़ी। मोहब्बत भी किससे? रामू से। वो रामू जो किसी और के दर पे उसे खुदा माने पड़ा था। अब उस निभागन को रोगन तो होना ही था। सारा दिन मारी मारी फिरती, रात भर करवटें लेती। कोई पुकारता तो आवाज़ कान तक पहुँच ना पाती, कोई सामने भी होता तो नज़र ना आता। कान, आँख, दिल, दिमाग सब रामू के कब्ज़े में चले गए थे। पुन्नू अच्छी हालत वाले, कुढ़ाइयों वाले, गोटे किनारी वाले कपड़े उसके लिए अलग निकाल छोड़ता। गोठ आता तो थैला भर लाता। वो खोल कर भी ना देखती। हाँ, उसकी माँ और भाभी की मौज हो जाती। लगता है तुझे मोहब्बत करनी ही नहीं आती। मैं जो तेरे पे दिल जान वारता हूँ, तुझको कदर ही नहीं, पुन्नू दिल बर्दाश्ता होकर कहा करता था। वो दिल ही दिल में हंस देती। हाँ, मुझे मोहब्बत करनी ही नहीं आती। हंसते हंसते आँख का भीगा किनारा साफ करती और सोचती, उसको नाक मुंह पोंछना भी नहीं आता था जब से वो रामू के प्यार में पड़ गई थी। दूर शहर से कभी कभार आने वाला वो राजकुमार उसके दिल पे राज करने लगा था। दीन धर्म भूल बैठी वो। माँ को खबर पड़ी तो उसकी मार भी खा ली, मगर बाज ना आई। सच ही कहते हैं, मोहब्बत डाढ़ी ख़राब शय है। और ये हूरा दी अल्लाह रखियो जो मोहब्बत कर बैठी, तो बस अल्लाह साईं माफ़ी माफ़ी। कोहिनूर वाले फिल्म का आखिरी सीन देख रहे थे गालिबन, जहाँ बरसों के बिछड़े मिल रहे थे। मुस्कुराहटें, आंसू, बेताबी, खुशी से बेकाबू होकर मुंह से निकलती चीखें, सब कुछ था उस मंजर में। ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीटी बजाकर उन्हें मतवज्जा करना चाहा, मगर बेचारा बुरी तरह नाकाम हुआ। फिर उसने खुद आगे बढ़कर बमुश्किल शूटिंग रुकवाई और सबको रास्ते के बीचों बीच से हटाया। वो सब कोहिनूर के कोल्ड कॉर्नर में आकर बैठ गए। अमतल, तुम कितनी प्यारी हो गई हो। फातिमा ने उसका हाथ थामा। कहने का सादा तरीन मतलब ये है कि अमतल तुम पहले प्यारी नहीं थी। हुमायूं फ़ौरन बोला तो वो गीली आंखों को साफ करते हुए मुस्कुरा दी। अमतल, तुमने हम सबको पहचान लिया? मोमिना ने पूछा। उसने मोमिना के सवाल का जवाब अस्बात में सर हिलाकर दिया। आज ये लोग फातिमा और यासिर की शादी की शॉपिंग करने हैदराबाद आए थे। चूँकि रुबाब के वलीमे का जोड़ा भी लेना था तो वो भी साथ थी। असवद ने परसों जब उसे बताया तो वो तभी सोच बैठी थी उन सबसे मिलने का, और परसों शाम से आज इस वक्त तक का तवील इंतज़ार बड़ा तवील लगा। नहीं अमतल, मुझे तुम्हारी याददाश्त पे भरोसा नहीं, एक एक का नाम बताओ। हुमायूं ने नफ़ी में सर हिलाया। बच्ची की क्लास ना ले इतनी लंबी, मुझे पहचान ले तो बस काफ़ी। भरे भरे जिस्म वाली प्यारी सी लड़की ने हुमायूं के कंधे पे हाथ मारा और फैसला सुनाकर अमतल की तरफ देखा। आप इरम भाभी हैं। हाय, मैं सदके जाऊँ, वो जी जान से खुश हो गई। उसकी जहानत से इतना मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं चाची,
اسود نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون کون آ رہا ہے۔ فاطمہ نے بھی ہمایوں کے ساتھ مل کر اسے تنگ کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسود کی طرف دیکھا جو ولی کے ساتھ مگن تھا۔ تم لوگ مجھے خوش نہ ہونے دینا جی بھر کے۔ ہائے امتل، تم سے ملنے کو بڑا ہی جی چاہتا تھا۔ فاطمہ کو گھورنے کے بعد اس نے امتل کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے بھاؤ تمہیں بڑا یاد کرتے ہیں۔ ہیں؟ اس کے بھاؤ سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ ہمایوں بڑا ہی سنجیدہ تھا۔ میں سیفی کی بات کر رہی ہوں، ارم نے تنک کر جواب دیا۔ امتل نے ہنستے ہوئے ولی کی طرف دیکھا، اسے گود میں لینا چاہا لیکن وہ اسود کے پاس سے انچ بھر نہ ہٹا، بس کنکھیوں سے اس نئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اب جلدی جلدی آپ لوگوں نے جو کھانا ہے کھائیں اور شاپنگ کر لیں، واپسی پہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسود نے بڑے بھائی کا رول پلے کیا۔ کتنی شاپنگ رہتی ہے؟ امتل نے فاطمہ سے پوچھا۔ ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، اس نے فکر مندی سے جواب دیا۔ خاص چیز ولیمے کا سوٹ، تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ آؤ تو مل کر پسند کریں۔ اس کے لیے خاص چیز تو ویسے اپنی شادی کا لہنگا تھا، مگر سامنے بھائی بیٹھا تھا اور وہ ٹھہری مشرقی لڑکی۔ لو جی کر لو گل۔ ابھی تک یہ 4 خواتین جوڑے کے رنگ پہ ہی متفق نہ ہو رہی تھیں، اب 5ویں شامل ہو گئی ہے۔ لگتا ہے ہفتے بھر کا قیام کرنا پڑے گا۔ ہمایوں نے سر پکڑا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم جاؤ اپنی شاپنگ کرو، اب ہمارے سر پر سوار نہ ہونا۔ مومنہ دل ملائی۔ جب تک تم سے 2 4 سن نہیں لیتا اسے تکلیف ہی رہتی ہے۔ رباب ہنسی۔ ہمایوں نے بے اختیار اسود کی طرف دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہمایوں نے دل میں شکر ادا کرتے ہوئے رباب کو گھورا اور پھر مومنہ کے خفا سے چہرے پر نگاہ کی۔ ریشم گلی سے شاپنگ کیے جانے پہ جس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ چلیں آپ لوگ یہاں کی شاپنگ مکمل کریں، ہم الرحیم سینٹر جا رہے ہیں، فارغ ہو کر ہمیں بتا دینا، لیکن ذرا جلدی۔ اگر آٹو بھان اور صدر جانا ہے تو بل ادا کر کے اسود اٹھا اور انہیں ہدایات دے کر ولی کا ہاتھ تھام کر بائک سٹینڈ کی طرف چلا گیا۔ ہمایوں بھی ڈرائیور کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ 5 ریشم گلی میں داخل ہو گئی۔ امتل اور فاطمہ کا تو بس نہ چلتا تھا کہ بغیر سانس لیے ایک دوسرے سے باتیں کرتی چلی جائیں۔ بہو کے ولیمے کا جوڑا پسند کرنے کے دوران بھی وہ ایک دوسرے کے سر سے سر جوڑے بیٹھی تھیں، جبکہ مومنہ کو کسی جوڑے کا کام پسند نہ آ رہا تھا تو کسی کا رنگ۔ ارم اور رباب نے بہت دیر تک یہ تماشا دیکھا، آخر ہونے والی بہو روٹھ گئی۔ رہنے دے مامی، 2 کی باتیں ختم نہیں ہو رہی اور تیسری کے نخرے۔ میں اپنے ولیمے پہ پچھلی عید والا سوٹ ہی پہن لوں گی، رباب بولی۔ بھلا اب ایسی معصوم بھابھی پہ کس کو پیار نہ آتا؟ وہ دونوں فوراً متوجہ ہوئیں۔ تیسری نے اپنے جی کو ذرا مارا۔ بالآخر فاطمہ کے لیے سرخ رنگ کا عروسی لباس اور رباب کے لیے انگوری رنگ کا ایک لہنگا پسند کر ہی لیا گیا۔ اب مزید لمبا مرحلہ قیمت طے کرنے کا تھا۔ جتنی قیمت بتائی گئی تھی اس سے آدھی قیمت پہ لانے کے لیے ارم 4 دفعہ اپنی جگہ سے اٹھی، کسی اور دکان پہ جانے کی دھمکی دیتے ہوئے لڑکیوں کو بھی اٹھنے کے اشارے کیے، تب کہیں جا کر اس قیمت پر لہنگے پیک ہوئے، بقول ارم کے ابھی بھی مہنگے لے ڈالے۔ مومنہ کو پوری ریشم گلی کھنگال ڈالنے کے بعد بھی کوئی سوٹ پسند نہ آیا۔ میچنگ چوڑیاں، جولری اور جوتے تو بعد کی بات تھی۔ اس کو سمجھاتے، اس کو راضی کرتے، اس کو ڈانٹتے، سب نے اپنی اپنی خریداری کی۔ امتل ماں کے لیے شفون کا سفید رنگ کا ایک جوڑا لائی تھی جو اس نے کل حفصہ کے ساتھ آ کر بریسے سے لیا تھا۔ بہت خوبصورت، بہت نفیس ہے، لیکن ماں خفا ہوں گی کہ اتنا مہنگا سوٹ تم نے ان کے لیے کیوں لیا۔ فاطمہ کو اس سوٹ کو ایک نظر دیکھ کر ہی اس کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ماں کے سامنے چیزیں اور قیمتیں کوئی معنی نہیں رکھتیں فاطمہ، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا تو تم کہہ رہی ہو نا، ماں تو کہیں گی امتل احد نے انہی پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دی ہوتی، صدقہ کر دیا ہوتا۔ سوٹ کا کیا ہے، تن ہی ڈھانپنا ہوتا ہے، وہ تو 500 1000 کے سوٹ سے بھی ڈھانپ سکتے ہیں، مومنہ نے سر جھٹک کر کہا۔ امتل کو ماں کے لیے یہ لہجہ برا محسوس ہوا۔ وہ فارغ ہوئے تو 6:30 ہو چکے تھے۔ اسود ولی کے ساتھ شاپنگ کر چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مومنہ نے ابھی تک کچھ نہیں لیا تو وہ اسے شہر کی بہترین آؤٹ لیٹس کی طرف لے آیا، جہاں سے سیاہ رنگ کا شیفون کا ایک جوڑا اس کو پسند آیا۔ فاطمہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ اسے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ رباب کیا سوچے گی۔ شادی اس کی ہو رہی تھی اور اس کی نند صاحبہ نے اس کے ولیمے کے جوڑے سے بھی مہنگا اپنا سوٹ لیا تھا، اس کا دل نہیں برا ہوگا کیا؟ جبکہ مومنہ ان فکروں سے آزاد تھی۔ ارم کی چین کا لاک کچھ خراب ہو رہا تھا اور ایک چوڑی ذرا سی دب گئی تھی، جب کچھ عرصہ پہلے گیلے فرش پہ وہ پھسلی تھی۔ صبح نکلتے ہوئے وہ رکھ کر لے آئی تھی کہ کسی جیولر سے صحیح کروا لے گی۔ امتل انہیں صدر میں اس جیولری شاپ لے گئی جہاں سے وہ لوگ جیولری لیا کرتے تھے۔ اس کو دیکھ کر جیولر ایک دم الرٹ ہو گیا اور کرسی سے اٹھ کر انہیں ویلکم کیا۔
गो कि उसके साथ ज्वेलरी शॉप में दाखिल होने वाली बाकी खवातीन अपने हुलिये से मिडिल क्लास लग रही थी। फिर भी जगदीश महेश्वरी की बहन का उनके साथ होना काफ़ी था। इस चेन का लॉक सही करना है और चूड़ी दब गई है यहाँ से, इसे ठीक करना है। इरम ने अपना चेन और चूड़ी निकालकर काउंटर पर रखी। ऐसा छोटा मोटा काम इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप के शायाने शान ना था, मगर जगदीश महेश्वरी की बहन, उसने अपनी खुशदिली बरकरार रखते हुए एक लड़के को वो चेन और चूड़ी पकड़ाई और अमतल की तरफ मतवज्जा हुआ। सेठ साहब तो खफा ही हो गए उस दिन जब मैंने कहा कि 60 तोले में 12 चूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, भद्दी सी हो जाएंगी, या तो कंगन बनवा लें 5-5 तोले का। ज्वेलर जगदीश महेश्वरी की बाबत बात कह रहा था। 60 तोले की चूड़ियाँ, 5-5 तोले के कंगन। मोमिना जो सामने सजे सोने के सेट का डिज़ाइन गौर से देख रही थी, एकदम सीधी होकर ज्वेलर को देखने लगी। एक लड़का मुअद्दिब से अंदाज में उनके सामने कोल्ड ड्रिंक रखने लगा। अगर सेठ साहब बज़िद हैं कि उन्हें आपके लिए चूड़ियाँ ही चाहिए, वो भी इस वज़न में, आप ही की कम्युनिटी के कस्टमर हैं हमारे, उन्होंने 48 तोले की चूड़ियाँ बनवाई हैं। मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा वज़न में चूड़ियों की खूबसूरती और नज़ाकत मांद पड़ जाएगी, या चूड़ियों की तादाद बढ़ा लें। मशवरा देने के साथ ही उसने एक लड़के को वो चूड़ियाँ लाने को कहा। नहीं शुक्रिया, हम अभी कुछ जल्दी में हैं, अमतल ने कहा। मोमिना और रुबाब उसे रश्क से देख रही थी। वो अमीर और मगरूर बाप की बेटी है। ये किस्से तो चौधरी नगर के बासियों ने हज़ार बार सुने, मगर इतने दरिया दिल भाई की बहन है, इसका अंदाज़ा आज हो रहा था। इरम अपनी चेन और चूड़ी को देखकर शर्मिंदा सी हुई और जल्दी से उन्हें पाउच में डाला। आप कोल्ड ड्रिंक लें, बस अभी आ जाती हैं, आप एक नज़र देख लें तो अच्छा है। सॉरी, हम अभी जल्दी में हैं, मम्मी के साथ आऊँगी तो देख लूँगी। वो उठ खड़ी हुई। उसे जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी चारों ने भी उसकी तकलीद की और बाहर आ गई। बड़ी जल्दी वापसी हो गई। हुमायूं उन्हें देखकर हैरान हुआ, क्योंकि यहाँ से कुछ खरीदने की हमारी औकात नहीं थी। मोमिना तल्खी से गोया हुई। फातिमा ने उसे घूर कर देखा और फिर शुक्र अदा किया कि अमतल दूर खड़ी थी, रुबाब से कोई बात करते हुए। चलो अब आप लोग निकलो, फिर रात ज़्यादा हो जाएगी तो सब परेशान होंगे। असवद ने उन्हें गाड़ी में बैठने का कहा। अमतल के चेहरे की रौनक एकदम गायब हो गई। वो बिल्कुल बुझ सी गई। अमतल, कोशिश करना शादी में आने की, फातिमा ने कहा। दोपहर से उनकी मेहंदी, ढोल की शादी, कपड़ों और चूड़ियों की बातें सुन सुनकर उसके अंदर उदासियां भरती जा रही थी। मन चौधरी नगर की जानिब आज़ाद पंछी बना उड़ा जा रहा था, मगर वो खुद तो पाबजौला थी ना। वो खुद पे काबू ना रख पाई। उसकी आंखें छलक पड़ी। पागल, इरम ने उसे गले से लगाया। असवद ने अपनी सारी तवज्जो सड़क पे दौड़ती भागती गाड़ियों की तरफ मबजूल करने की कोशिश की। उसके होंठ भींचे हुए थे। अच्छा, अब जल्दी से मुस्कुरा दो। क्या बताएंगे हम रहीमा भाभी को कि तुम्हें रोता छोड़ कर आए हैं? इरम ने अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और मोमिना से मिलने लगी। अमतल, तुम हमारे साथ चलो। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें रोके? हुमायूं पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो की तरह बड़क मार कर बोला। पर फैसला तुमने करना है कि तुम इनके साथ बैठोगी कैसे। अमतल ने गाड़ी में झांका तो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। 3 तक तो ठीक था, चौथी की जगह बनाने के लिए किसी को आगे होना पड़ रहा था तो किसी को पीछे। पहले ही एक तरफ का दरवाज़ा बंद करो तो दूसरी तरफ का खुल जाता है। तुम कहाँ बैठोगी, वरना यकीन करो तुम्हें आज लेकर ही जाता। कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता था। हुमायूं मुस्कुराहटें बांटने वाला था। उसके लबों पे भी हंसी बखेर कर छोड़ी। दिल में जगह होनी चाहिए। हमारे दिल में इसके लिए बड़ी जगह है, ये चले तो सही। रुबाब को गलत मौका पर डायलॉग याद आया। तुम चुप रहो, बेवफाई की मुर्तकिब मत हो। तुम्हारे दिल की पूरी जगह चौधरी यासिर हैदर के नाम अलाट होनी चाहिए लड़की। उसने बमुश्किल दरवाज़ा बंद करते हुए उसे डपटा और वली को उठाकर अगली सीट की तरफ चला गया, जो मचल रहा था कि असवद भाई को छोड़कर नहीं जाना। वो गाड़ी को जाता देखती रही। उस गाड़ी को जिस रास्ते पर जाना था, उसमें बैठे हुओं को जिस बड़े से सुरमई गेट के सामने उतरना था, क्या उन रास्तों पर चलकर कभी वो उस गेट को पार कर पाएगी? अमतल, असवद ने आहिस्ता से उसे पुकारा तो वह चौंकी। आओ, मैं तुम्हें पॉइंट तक छोड़ दूँ। वो उसके साथ बाइक की तरफ बढ़ी। किसकी बाइक है? उसके पीछे बैठते हुए उसने पूछा। दोस्त की, मुख्तसर सा जवाब आया। वली तुमसे बहुत प्यार करता है ना? वही इख्तिसार। ओल्ड कैंपस के सामने आकर उसने बाइक रोक दी। यहाँ हॉस्टल, यूनिवर्सिटी कॉलोनी और सोसाइटी के पॉइंट्स खड़े थे, जो आधे आधे घंटे के वक्फे से निकलते थे। वो बाइक से उतर गई, मगर अपने पॉइंट की तरफ नहीं गई। असवद की तरफ मुड़ी। कुछ देर उसकी तरफ देखने के बाद बाइक के हैंडल पर हाथ रखते हुए वो बोली, असवद तुम बहुत अच्छे हो। ये इंकशाफ कब हुआ? उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा।
निगाहें ओल्ड कैंपस की जर्द रोशनियों में छुपी इमारत पर जमी हुई थीं। जब से तुम मेरी खुशियों का जरिया बनने लगे हो। चौधरी असवद की निगाहें जर्द रोशनियों से हटकर उसके सलोने चेहरे पर ठहर सी गई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। जाओ अमतल, पॉइंट चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसने नज़रों को किसी और तरफ भटकाने पर मजबूर किया। शुक्रिया असवद। उसने बाइक के हैंडल से अपना हाथ हटाया और पॉइंट की तरफ चल दी। बाइक मोड़ते हुए असवद की नज़रें उसके ताक़ुब में थीं। काली स्याह चोटी नागन बनी लहरा रही थी। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? प्रैक्टिकल, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। अमर होंठ भींच कर रह गया। वो जानता था कि देवी अच्छी तरह से समझ रही हैं कि वो क्या पूछ रहा था। कल रात जब वो पॉइंट से उतरकर सीधा हॉस्टल गया तो उसने ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि विजिटर्स टाइम ख़त्म हो चुका है। कल उसने अटेंड नहीं की। आज सुबह से क्लासेस इस तसलसल से हुई कि बात करने का मौका ना मिला, और अब लैब में एक तरफ अकेले खड़ा देखकर उसकी तरफ आया और पहला सवाल ये किया, लेकिन उसने सीधा जवाब कब दिया? देवी, कल आप डिपार्टमेंट से हॉस्टल जाने के बजाय कहाँ गई थी? अब कि उसने सीधा सीधा सवाल पूछा। तुमने मुझे सिटी की पॉइंट में चढ़ते नहीं देखा था क्या? मैंने तो तुम्हें अपना पीछा करते देखा था। उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क ना आया। देवी, आप मेरी शराफत और खामोशी का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। वो मुस्कुरा दी। गलत या सही, फ़ायदा तो वो वाकई उठा रही थी। उसने अपने फ्लास्क में बना सलोशन उसकी तरफ बढ़ाया। ये इस बात का इशारा था कि अब जाओ, काम करो, मेरा दिमाग मत खाओ। देवी, मैं यहाँ कोई साइंसदान बनने नहीं आया। वो चिल्लाया नहीं था, मगर उसकी आवाज़ कम से कम इतनी बुलंद ज़रूर हुई थी कि पास के मेज़ पे खड़े दोनों लड़कों ने पलटकर उसकी तरफ देखा। देवी, मुझे यहाँ मेरा मुस्तकबिल संवारने के लिए ख़ास तौर पर नहीं भेजा गया। अब कि उसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी, मगर हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया गया। ओह, मैं तो भूल ही गई। तुम्हें यहाँ सिर्फ मेरी जासूसी के लिए भेजा गया है। ये काम कर तो रहे हो तुम, फिर तकलीफ़ क्या है? उसका भी ठंडा मीठा बेनियाज लहजा गायब हो गया। कहाँ, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूं तो उसके नताइज जानती हैं आप। उसने टेस्ट ट्यूब से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। और अगर आपके भाव को खबर हो गई कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूं तो उसके नताइज भी जानती होंगी आप। वो खामोश हो गई, बिल्कुल खामोश, और अपना निचला लब काटने लगी। देवी, मेरी नहीं, अपनी परवाह तो करें आप, उसने बहुत नरमी से कहा। वो एकदम टेस्ट ट्यूब मेज़ पर फेंक कर जाने लगी, मगर वो सामने आ गया। हटो, फिर से मत जोड़ें कोई ताल्लुक़ उनसे। यही आपके हक़ में और उनके हक़ में ठीक होगा। कैसे ना जोड़ूं कोई ताल्लुक़ उनसे? कैसे खुद से बिछड़ जाऊं? तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आती अमर? अपना बाप याद नहीं आता? तुम्हारा दिल अपनों से मिलने को नहीं चाहता? तुम कर सकते हो उनसे हर ताल्लुक़, हर रिश्ता ख़त्म। अब वो खामोश हुआ था, बिल्कुल खामोश। वो अपना बैग और फोल्डर उठाकर उसके पास से निकल गई। अमर ने अपने टेस्ट शुरू किए, मगर सब कुछ गड़बड़ होने लगा और निगाहों के सामने ओल्ड कैंपस की जर्द रोशनियों में उभरता एक मंजर आया। देवी का मुस्कुराता चेहरा और चौधरी असवद हैदर की उस पर उठी हुई बहुत कुछ कहती हुई निगाहें। उसने टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर लगाया और लैब से बाहर निकल आया। कैंपस की सड़कों पर पैदल चलते हुए वो सोचता रहा कि शायद गलती कर रहा है जगदीश महेश्वरी से सब कुछ छुपाकर। बात कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि तबाही ले आए। अब तक अगर वो देवी को रियायत दे रहा था तो उसकी वजह ये थी कि वो उसके जज्बात से बाखबर था। राम महेश्वरी के साथ सांगड़ से उमरकोट आने वाले मुलाजमीन जानते थे कि सेठ साहब की बेटी खो गई थी। कई बरस एक मुसलमान ख़ानदान में रही थी। वो भी जानता था, उसे यह भी इल्म था कि देवी उस मुसलमान ख़ानदान के साथ बहुत उनसियत रखती है, उनसे मिलने को तड़पती है। और जब उसी ख़ानदान का एक फ़र्द यूनिवर्सिटी में उससे टकराया तो वो खिल उठी। अमर ने उसे पहली बार खुश देखा था। वो उसे हमेशा खुश ही देखना चाहता था, इसलिए उसे तो सर्जिश की, मगर अपने मुंह पर कुफल लगाए रखा। फिर जब वो खातून देवी से मिलने हॉस्टल आई, जिसे वो माँ कहती थी, तो अमर को बुरा नहीं लगा। माँ किसी भी रूप में हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी बोली बोलती हो, माँ होती है। ये रिश्ता किसे बुरा लगता है? अगर उस दिन देवी उससे किसी को भी ना बताने का वादा ना भी लेती तो भी वो चुप रहता, और फिर वो अब तक चुप ही था। कल जब देवी सिटी के पॉइंट में चढ़ी और रेशम गली जा उतरी, और फिर सारा दिन उसने चौधरी नगर से आए अफराद के साथ गुजारा, तब तक भी उसे फ़िक्र ज़रूर थी, मगर बुरा नहीं लगा था। देवी खुश थी और क्या चाहिए था। बस फ़िक्र उसे ये थी कि वो उस मुसलमान ख़ानदान के साथ राब्ते में आ गई थी। कहीं वो लोग उसे इस्लाम की तालीमात ना देना शुरू कर दें, उसको भटका ना दें। ये मुसलमान बड़े चालाक हैं और बेरहम भी। कल रात तक उसे बस ये फ़िक्र थी और बस कुछ नहीं, मगर कल रात के बाद से फ़िक्रें बढ़ गई थीं। ओल्ड कैंपस की जर्द रोशनियाँ, चौधरी असवद हैदर और उसकी निगाहें,
उसे पहली बार लग रहा था कि जगदीश महेश्वरी को लाइलम रख कर वो बड़ी गलती कर रहा है। रात 11 बजे जब वो थक टूट कर घर पहुँचे, तब से अब तक 10 बार डब्बे और शापर खुल चुके थे। कभी कोई कहता दिखाओ, कभी कोई, और नहीं तो खुद अपनी ही चीज़ें खोल खोल कर कई बार देख ली थी। उनकी शॉपिंग बदीन शहर से होती थी। यूं ही किसी शादी के मौका पर हैदराबाद से ख़रीदारी की जाती। वो दिन जाने वाले के लिए ईद का सा दिन होता, और जो पीछे रह जाता वो सारा दिन खफगी मनाता। हिबा और उर्वा को तो ताइयों ने बहला लिया। गुलचेहरा ने सारा दिन रोकर गुजारा, और ऐसा ही कुछ मंजर दीवार पार था। मेहरताब को छोड़ गए थे वो लोग। वो चारों और शाहाना सहेलियां थीं और शादी के लिए साथ साथ शॉपिंग का इरादा था। मगर बुज़ुर्गों की अपनी बात, किसी बड़े को साथ होना चाहिए, और बड़ों में से गुर्रा इरम के नाम निकला, क्योंकि उसको आजकल के फैशन की कुछ सुध-बुध थी। माँओं की कोई बात तो लड़कियों ने सुननी नहीं थी। उन्होंने उर्वा और हिबा को अपने पास रखा और इरम को उनके साथ किया। अच्छा, अब मुँह सीधा भी करो और मेरा लहंगा देखो, फातिमा मेहरताब को मना कर लाई थी। जब तक वो अपनी राय ना देती, फातिमा ने मुतमईन नहीं होना था। मेहरताब रूठी सी शक्ल बनाए देख रही थी, मगर जब सुर्ख लहंगे का डब्बा खुला तो वो मज़ीद नरूठापन ना दिखा सकी और दिलचस्पी से लहंगा देखने लगी, जिस पर कापर काम था और आंखों को भाता था। बहुत खूबसूरत है, तुम कितनी प्यारी लगोगी फातिमा ये पहनकर। हाँ, अगर मेकअप अच्छा हो गया तो। हमारे घर वालों ने शहर जाने नहीं देना और यहाँ किसी ब्यूटिशियन ने नहीं आना। मोमिना को आजकल ये फ़िक्र सबसे ज़्यादा सता रही थी। वो निदा पार्लर वाली शाहाना की दोस्त है, उसको कहेंगे कि उसे अपने साथ ले आए। मेहरताब ने आइडिया दिया। आजकल उनके बीच फातिमा और रुबाब की शादी ही सबसे दिलचस्प मौजू थी। वैसे अमतल किसी हॉस्टलर दोस्त का बता रही थी कि वो बदीन की रहने वाली है और बहुत अच्छा मेकअप करती है। हॉस्टल में भी किसी फंक्शन पार्टी वगैरह में लड़कियां उससे तैयार होती हैं। अमतल कह रही थी कि वो उसे कहेगी, वो यहाँ आकर हम सबको भी अच्छा सा तैयार कर देगी। फातिमा बताने लगी। 7 साल बाद अमतल उनसे मिली थी, मगर वो उनकी गुफ्तगू में ऐसे आने लगी थी जैसे उनके बीच से कभी गई नहीं थी। ये कोई चौथी बार था कि उसका जिक्र आया था। ये सब तो काबिल बर्दाश्त था, मगर जब मोमिना ने बताया कि असवद अमतल को पॉइंट तक छोड़ने गया था, तो दिमाग नुक्ता खोलाव तक पहुंचा। हर शय से दिलचस्पी एकदम ख़त्म हुई और हाथ में पकड़ी लहंगे की कमीज़ बेदिली के साथ पलंग पर रखकर उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? अभी तो मेरी सैंडल्स नहीं देखी तुमने। फातिमा ने जूतियों के 3 डब्बे पलंग पर रखते हुए उसे अचंभे से देखा। फिर आऊँगी, आज सालन मुझे बनाना है, वो कहकर जल्दी से फातिमा के कमरे से बाहर निकल आई। मगर इम्तिहान थे अभी और भी बाकी। इरम ने उसे रोक लिया। अब मामी का इतना लिहाज तो था कि नाचार उनके कमरे में चली गई। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी अमतल। असवद के साथ खड़ी थी वो, तो रहीमा भाभी की याद आई। हिबा की फ़राक दिखाते हुए इरम कह रही थी। मेहरताब का दिल जैसे रुकने लगा। रहीमा मामी की ये ढकी छुपी सी ख्वाहिश तो हर एक को ही पता थी कि वो असवद को अमतल के हवाले से देखती हैं, और शायद उसकी फ़िक्र की बड़ी वजह मामी की ये आरज़ू भी थी। आप ही मेरा फ़राक देखें। उर्वा हिबा का फ़राक परे करके उसकी आंखों के सामने अपना जालीदार फ़राक लहरा रही थी। बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, मगर उनको लिफ्ट ना मिलती थी। उनके लिए भी हर शय बन रही थी, मगर हैदराबाद की शॉपिंग की अयाशी उनके पास ना थी, जिस पे गुलचेहरा का बाकायदा एहतजाज जारी और सारी था। उसे दुख इस बात का था कि उसका भाई बाकी सबको ले गया और इकलौती लाडली बहन को छोड़ गया। मेरी शादी की सारी शॉपिंग मेरी बहन करेगी। हुमायूं के बहलावे। हाँ, तुम ही करना, तब हम तो यहाँ हो ना हो। मोमिना ने आंखें घुमाते हुए बेपरवाही से कहा। शुक्र है, गुलचेहरा खिल उठी। मोमिना अभी तो उसे एक आंख ना भाती थी। दिल में कहीं उसके ये ख्वाहिश थी कि फातिमा की जगह मोमिना की शादी हो जाती, ताकि उसकी प्यारी आपी यहीं रह जाती और अक्सर जगह उसके हक मारने वाली मोमिना आपी गायब हो जाती। क्यों, तुमने मरीख पे चले जाना है? हुमायूं उसकी बात समझ कर भी ना समझा था। नहीं रहूँगी तो ज़मीन पर ही, मगर चौधरी नगर से रुखसत हो जाऊँगी। तुमने रहना भी ज़मीन पर है और रहना भी चौधरी नगर में ही है। वो हंसा। मोमिना उसको कोई दिल जलाने वाला जवाब देना चाहती थी, मगर इरम के कमरे से मेहरताब को निकलते देखकर मौजू तब्दील कर दिया, वरना उसने भी हुमायूं के साथ मिलकर ख्वामखा उसे चिढ़ाना था। वो जानती ना थी कि उस वक्त तो मेहरताब खुद बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी। गंगा को बस ये फिक्र थी कि 2 दिन पहले सेहन में जो लेप हुआ वो रामू के आने से पहले पहले बिल्कुल सूख जाए। उस कच्चे फर्श को मजबूत, देरपा और हमवार रखने के लिए चिकनी मिट्टी में तूड़ी के साथ गोबर की कुछ मिकदार भी मिलाई जाती है, जिसकी वजह से मुकम्मल सूखने तक उसमें नागवार बू आती रहती है। रामू ज़ुबान से तो कुछ ना कहता, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता जाते कि यह बदबू उसके एसाब पर कैसी गिरां गुजर रही है।
गंगा ने 2-3 लंबे लंबे सांस लिए और कुछ मुतमईन होकर प्यास लेने अंदर चली गई। अचानक मोती के जोर से भौंकने की आवाज़ आई। मोहन, मंगल, अरे देख, मोती के की थे वो सिल्वर की प्लेट में प्याज, टमाटर और छुरी रखे बाहर आई और बाहर खेलते बच्चों को वहीं से पुकार कर कहा। पता नहीं उनमें से किसी ने सुना भी या नहीं। मोती थोड़ी देर भौंकता रहा, फिर उसकी आवाज़ आना बंद हो गई थी। गंगा अपना घाघरा समेटकर ज़मीन पर टांगे खोलकर बैठी और प्याज काटने लगी। कमला अपना गज बनाती रही, जिसमें बहुत गुंदा हुआ काम था। उसे बनाते हुए उसकी उंगली में सुई ने चुभ चुभ कर कितने ही निशान छोड़ दिए थे। अम्मा, अम्मा। कुछ देर बाद मंगल दौड़ता हुआ आया था। उसकी सांस बेहद फूल रही थी। ए सोरा, की थे ओ? कमला ने अपना हाथ रोककर उसकी तरफ देखा। गंगा ने महसूस किया कि मंगल का रंग उड़ा हुआ था। अम्मा, भागन। लफ्ज़ उसके मुंह से ठीक तरह से निकल ना पा रहे थे। की थे और भागन को, किधर है हमारी डीकरी? बेटी का नाम सुनकर सीता जल्दी से कुशन की झलंगी को झुलाना छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी। गंगा का दिल अनजाने खदशे से कांपने लगा। हे राम, उसने अपने दिल पर हाथ रखा। भागन, भागन मरे गई, मोती भी मरे गए हो। मंगल के लफ्ज़ों ने धरती हिला छोड़ी। सीता तैवरा कर गिरी। माला जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और कमला गज फेंक कर बाहर को भागी। गंगा वहीं बैठी की बैठी रह गई। जगदीश महेश्वरी बिफरा वहशी बना उसके सामने खड़ा था और वो दाएं रुखसार पर हाथ रखे थर थर काँप रही थी। गायत्री देवी बेटे को काबू करने और उसका गुस्सा ठंडा करने में बेहाल हो रही थी। जगदीश यूं बहन पर हाथ नहीं उठाते, उनकी आवाज़ काँप रही थी। मम्मी, इसे कहें बता दे मुझे कि कौन था वो, वरना जान से भी मार डालूंगा। वो उनके हाथों से अपना बाजू छुड़वाता हुआ फिर आगे बढ़ा। वो खौफ से मज़ीद पीछे हुई और बेड पर जा गिरी। मैं खुद पूछ लूँगी इससे। गायत्री देवी ने उसे कमरे से बाहर निकालना चाहा। आपकी ही ढील का नतीजा है ये, मगर इस दफ़ा मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। वह उंगली उठाकर बोला और सीधा उसकी तरफ पलटा। सीधी तरह बता दो कौन था वो यार जिसके पीछे। जगदीश, गायत्री देवी इतने गुस्से से चिल्लाई कि उसे चुप होना पड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहन के साथ ऐसे अल्फाज बोलते हुए। मैं शर्म करूं और ये आपकी लाडली ये शर्म ना करे जो पता नहीं किसके साथ सैरें करती फिर रही थी। जगदीश के फूले नथनों, लाल आंखों और सबसे बढ़कर मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों ने उसके चेहरे के खूबसूरत नकोश को मसख करके रख दिया था। दुर्गा, बता दो कौन था वो। बेटे की ज़ुबान काबू करना उनके बस में ना रहा तो उन्होंने बेटी से इल्तिजा की। वो आंसुओं में भीगती रही मगर बोली कुछ नहीं। ठीक है, ना बताओ, मैं खुद मालूम करवा लूँगा। धमकियाँ में इस लहजे में कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। गायत्री देवी भी उसके पीछे पीछे गई। वो कुछ देर उसी हालत में बेड पर गिरी रोती रही, फिर एकदम उठी, अपना तर चेहरा साफ किया और कमरे से निकलकर घर के पिछले हिस्से की तरफ आ गई। यहाँ एक कमरा था जिसका दरवाज़ा दहाड़ से खोलकर वो अंदर चली गई। वहाँ कोई ना था। वो वापस आ गई। लाउंज से गुजरते हुए लाजवंती से टकराव हुआ जो उसके सुर्ख होते गाल पर एक निगाह डालकर किचन में चली गई। वो कमरे में आई ही थी कि गायत्री देवी भी पीछे पहुंची। दुर्गा, कौन था वो? उनके लहजे में सख्ती थी। वो चुप रही। दुर्गा, मैं क्या पूछ रही हूँ? अगर जगदीश महेश्वरी, या आपको लगता है कि मैं ये बताऊंगी कि मैं किस किस से बात करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, किस किस के साथ जाती हूँ, तो सॉरी। इस काम के लिए जिसे लगा रखा है उसी से पूछें। उसने बेड पे लेटकर चादर मुंह तक ले ली। दुर्गा, क्यों माँ को आजमाइश में डालती हो? मैं तुम पे शक नहीं कर रही मेरी जान। उन्होंने उसके पास बैठकर उसके मुंह से चादर हटाई। बस पूछ रही हूँ कि कौन था वो जिसके साथ तुम मोटरसाइकिल पर बैठी थी? असवद था वो, उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे ही दिया। कौन असवद? उनकी आवाज़ में कपकपाहट आ गई। अभी तक कितनी उम्मीद थी उन्हें कि वो झुठला देगी कि जगदीश को किसी ने गलत बताया है, मगर वो तो इकरार कर रही थी। हैदर चाचू का बेटा। वो उठ बैठी थी और बालों में उंगलियां चलाकर उन्हें बनाना क्लिप में कैद करती हुई इत्मीनान से बता रही थी। कौन हैदर चाचू? सरसराता हुआ सा सवाल आया। और आधे घंटे बाद जब गायत्री देवी वहाँ से उठ रही थी तो जो तूफान उस घर में उठने वाले थे, जिस सैलाब में सारे रिश्ते बह जाने को तैयार थे, उनकी पेशगोई उनका वजदान बहुत बेदर्दी से कर रहा था। वो बेहद थका हुआ था। जगदीश महेश्वरी के कपास के 5 ट्रक पुलिस ने चंद वजूहात की बिना पर रोक रखे थे। उन्हीं को छुड़वाने में वो पिछले 32 घंटों से इधर से उधर चकराया फिर रहा था। अब सुबह सवेरे उन्हें जाम शोरू के लिए निकलना था। थकन से चूर होने के बावजूद वो अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए खड़ा हो गया। अभी उसने शर्ट का कॉलर ही इस्त्री किया था कि उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने बाहर से धकेला और फिर अंदर से बंद पाकर उसे खूब धड़धड़ाया। कौन हो सकता है?
उसने उलझते हुए जाकर लॉक खोल दिया। अभी वो दरवाज़ा खोल ही रहा था कि वो बाहर से धकेल कर अंदर आ गई। अभी जब वो मीरपुर खास से वापस आ रहा था तो रास्ता भर शिद्दत से ये ख्वाहिश करता आया कि जब वो घर में दाखिल हो तो उसकी सूरत दिखाई दे जाए, सारी थकन उतर जाए। लेकिन इस वक्त उसे अपने सामने पाकर कोई खुशगवारी महसूस ना कर सका, क्योंकि वो आतिश फिशां बनी खड़ी थी, फटने को तैयार। उसका दायां गाल बहुत लाल हो रहा था। देवी, वो हैरान था इस वक्त उसे यहाँ देखकर। तो तुमने अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर ही दिया, नमक हलाल कर ही लिया। उसका लहजा कुनैन जैसा कड़वा था। मगर तुम ये भूल गए अमर कोहली कि जगदीश महेश्वरी तुम्हें जो कुछ खिलाता है ना, उस पैसे में बराबर की हिस्सेदार मैं भी हूँ। वफादारियाँ तो तुम्हें मुझसे भी निभानी थी, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? वो अपने सुर्ख आंखें उस पर गाढ़े गजबनाक होकर क्या कह रही थी उसे कुछ समझ न आ रहा था। देवी, आप कुछ कम पड़ता था अमर कोहली तो मुझसे कहा होता। जुबान खोलने के जितने जगदीश महेश्वरी तुम्हें देता है, उससे बढ़कर जुबान बंद करने का सिला मैं तुम्हें देती। वो उसे बोलने का मौका दिए बगैर जहर उगल रही थी। वो नहीं जानता था कि उससे क्या जुर्म सरजद हुआ है, मगर जो तमाचे पे तमाचा उसे वो मार रही थी वो यकीनन बहुत तकलीफ दे था। इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझता, जगदीश महेश्वरी अंदर दाखिल हुआ और बहन को धक्का देकर एक तरफ करते हुए अमर के सामने जा खड़ा हुआ। किस लिए भेजा था तुझे वहाँ? किस लिए? कोलियों की औलाद को डिग्रियां दिलवाकर कोई सदारती तमगा हासिल कर सकूं, इसलिए भेजा था क्या तुझे? चबा चबा कर तंज के तीर चला रहा था। उसके मुंह से लफ्ज़ों के साथ साथ बदबू के भभके भी बाहर आ रहे थे। ये वहाँ मोटरसाइकिलों पे बैठी घूमती रही और तुमने जुबान पे ताला लगाए रखा, क्यों? वो फटी आंखों से अमर को देखने लगी जो सर झुकाए ज़मीन को घूर रहा था। तो भाऊ को अमर ने कुछ नहीं बताया था तो फिर? तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? वो एक एक कदम उठाता उसके मज़ीद नज़दीक जाने लगा। अमतल का दिल ये सोचकर खौफ से लरजने लगा कि वो अमर के साथ क्या सलूक करने वाला है। उसकी आंखों से लपकते शोले उसके तैश और गज़ब की शिद्दत को बयान कर रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कह रहे हैं, उसने सर उठाकर आराम से कहा। कमीने, 2 टके के कोल्ही। वो जैसे गैज़ो गज़ब में पागल होने लगा। पहले उसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा और फिर गालियां बकते हुए हाथ में जो आया उसे मारने लगा। किताब, गिलास और फिर इस्त्री। वो धुएं छोड़ती इस्त्री जिसका प्लग अभी तक सॉकेट में था और धड़धड़ाते दरवाजे को खोलने के लिए जाने से कबल स्विच ऑफ ना किया था। शर्ट का बाजू जलकर राख होने को था। एक झटके से उसकी तार सॉकेट से निकली और जगदीश के हाथों से वो इस्त्री निकलकर अमर के बाएं बाजू पर जा पड़ी। वो सरता पा लर्ज कर रह गई। वो नंगे पाँव था और इस्त्री उसके पाँव की उंगलियों पर पड़ी थी और वो ज़रा भी हिला ना था। होंठ भींचे, मुट्ठियाँ भींचे खड़ा रहा। वो आगे बढ़कर उस इस्त्री को उठाकर परे फेंक देना चाहती थी, मगर उसमें एक कदम उठाने की सक्कत ना रही थी। वो उस कमरे से भाग जाना चाहती थी मगर भाग ना सकी। वो चीखना चाहती थी मगर उसके लब हरकत ना कर पाए। जगदीश ने आके बढ़कर फिर से उसका गिरेबान पकड़ लिया था। बता दो वरना मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूँगा कि खुद को पहचान ना पाओगे। उसने अमर का चेहरा पकड़कर झटका दिया, फिर झुका और इस्त्री उठाकर उसके चेहरे तक ले आया। मैं बताती हूँ वो कौन था। उसके चेहरे तक जाती इस्त्री ने उसे कुछ बोलने के काबिल किया। जगदीश महेश्वरी ने इस्त्री को परे फेंका और पलटकर उसकी तरफ आया। अमर ने आंखों से और सर को नफ़ी में हिलाते हुए कुछ ना बताने की तनबीह की। जगदीश उसके करीब आ खड़ा हुआ था। उसके मुंह से आती बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। वह एक कदम पीछे हटी। वो मेरी दोस्त का भाई था। मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। वापसी में पॉइंट से लेट हो रही थी तो वो मुझे छोड़ने आया था। उसने अटक अटक कर वो कहानी सुनाई जो हालात के पेश नज़र खुद ब खुद बन गई थी। वरना वो तो अमर के चेहरे की तरफ जाती इस्त्री देखकर ऐसी दहशत ज़दा हुई थी कि असवद का नाम ले देती। पहले तो तुमने ये बकवास नहीं की, अब कौन सी कहानी बनाई है? जगदीश भी इतने आराम से यकीन करने वालों में से ना था। तरीके से पूछा होता तो पहले ही बता देती। हैरत अंगेज़ तौर पर उसने बहुत पुरएतमाद लहजे में ये जुमला अदा किया। तरीका? जगदीश ने फर्श पर थूका। अमतल को इतनी कराहियत महसूस हुई कि मुंह मोड़ लिया। चलो मान लिया कि ऐसा ही है तो ये बताओ कि ऐसी क्या मौत पड़ी थी कि दोस्त के भाई से लिफ्ट लेनी ज़रूरी थी? शहर भर की टैक्सियाँ, रिक्शे कहाँ थे? उसका जवाब उसके पास ना था और ना ही खड़ा जा सका। वो चुप रही। सुन लो कान खोलकर तुम दोनों, मेरे साथ कोई ड्रामा करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी चिता को आग लगाने के लिए लकड़ियाँ बहुत हैं मेरे पास। वो धमकी देते हुए दोनों पे गजबनाक नज़रें डालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसने अमर की तरफ देखा, फिर उसके पाँव की तरफ और आंखें मींच लीं। उसके पाँव की उंगलियों की जिल्द बेहद जल गई थी। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलीं और उसे देखने लगी और वह दीवार को देखता रहा।
وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کیا اس کے پاس کوئی الفاظ باقی رہ گئے تھے؟ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے لگا کہ کسی نے انگیٹھیاں بھر بھر اس کے پاؤں پر انگارے ڈال دیے ہوں۔ جلن اور تکلیف کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ ایک بار پھر اٹھ بیٹھی اور چادر پرے پھینکی۔ سر جھٹکتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ سلگتی لکڑی سی، وہ دہکتے انگاروں سی استری امر کے پیر پر پڑی تھی اور وہ بے بسی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر لیٹ گئی، مگر سکون کب تھا، قرار کب تھا؟ وہ بیڈ سے اتر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سب دراز الماری کے خانے چیک کیے اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ممی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ کاریڈور پار کر کے لاؤنج میں آ گئی۔ لاجونتی صوفے پر نیم دراز فلیس لپیٹے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بھابھی برنال ہے آپ کے پاس؟ لاجونتی نے ذرا سی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب زخموں کو برنال کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹیڑھا سا جواب دے کر اس نے اپنی توجہ پھر اپنے پسندیدہ ڈرامے پہ مبذول کر لی۔ بھابھی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ جانتی ہوں گی کہ استری کے جلے پر کیا لگائیں تو سکون ملے گا۔ لاجونتی کی نظریں یوں ٹی وی اسکرین پر جمی رہیں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ بھابھی وہ امر بھاؤ نے گرم استری پھینک دی تھی اس کے پاؤں پہ۔ وہ اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گئی۔ پوری انگلیاں جل گئیں اس کی۔ بھابھی بہت تکلیف ہو رہی ہوگی اسے۔ لاجونتی نے بہت غور سے اس کی تڑپ کا نظارہ کیا۔ پلیز بھابھی، اس نے التجا کی۔ جگدیش مہیشوری کے دیے زخموں پہ کوئی مسیحائی نہیں چلتی، خود ہی گل سڑ کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس نے ویسے ہی بے نیاز بنتے ہوئے کہا اور چینل تبدیل کرنے لگی۔ امدل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی آئی اور کچن کی تلاشی لینے لگی۔ آخر ایک کیبن سے اسے جلے پر لگانے والا مرہم مل ہی گیا۔ اس نے ساتھ ایک پین کلر لی اور پچھلے حصے کی طرف جانے کے لیے لاؤنج میں سے گزرنے لگی، مگر لاجونتی کی آواز نے قدم روک لیے۔ آدھی رات کو اس کے کمرے میں جا رہی ہو، تمہیں تو فرق نہیں پڑے گا، زیادہ سے زیادہ دوسرا گال بھی لال ہو جائے گا، اسے تو بھون ڈالے گا جگدیش مہیشوری۔ بھاؤ سو رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، حالانکہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ وہ نشے میں دھت پڑا ہے۔ اس کی بیوی تو جاگ رہی ہے نا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ لاجونتی کا گلا دبا دے یا ایک دفعہ ویسی ہی گرم استری اس کے پیر پر رکھ کر پوچھے، بولو کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا جگدیش مہیشوری کی بیوی؟ رحم یا ہمدردی جیسے کسی بھی جذبے سے کیسے آشنا ہوں گی آپ؟ بہت ضبط کے باوجود وہ خود کو یہ کہنے سے روک نہ پائی۔ پھر کمرے میں آ کر پی سی کے پاس پین کلر اور مرہم رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بے بسی کا شدید احساس غالب آیا تو کی بورڈ پر سر رکھ کر رو دی۔ میں تمہیں اب اس گھر سے ایک قدم بھی باہر رکھنے نہ دیتا، مگر کیا کریں؟ راجیو رائے صاحب کی خواہش ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی پڑھی لکھی ہو۔ جگدیش مہیشوری نے راجیو رائے اور گھر والی پر خاصا زور دیا، جیسے اسے کچھ جتا رہا ہو، کچھ یاد دلا رہا ہو۔ اس لیے میں تمہیں پھر بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے لیے کوئی اور موقع نہیں، سمجھ گئی نا؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا، اور جب وہ اس کے سامنے یوں آ کر اپنی شفاف نظریں اس پر گاڑ کر کرخت لہجے میں اس سے بات کرتا تھا تو اس وقت اسے وہ کوئی درندہ لگتا جس کے سامنے وہ بے یار و مددگار کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہو۔ اس وقت ممی کا نحیف و بیمار وجود بھی پوری طرح سے اس کی ڈھال نہ بن پاتا۔ گاڑی اس دفعہ تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں آئے گی، بلکہ وہیں رہے گی۔ جب جہاں جدھر جانا ہو امر تمہیں لے کے جائے گا۔ آئندہ موٹر سائیکلوں پہ سیریں کی تو انجام یاد رکھنا۔ میں پھر ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، بس اسی وقت راجیو کو بلا کر تمہیں ساتھ روانہ کر دوں گا۔ پھر وہ اپنی کم پڑھی لکھی بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے یا گھر کے کسی کونے میں ڈال کر دوسری لے آئے، مجھے پرواہ نہ ہوگی۔ اسے احکامات پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں آنے والے وقت کی تصویر دکھا کر وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا سانس بحال ہوا، پاس کھڑی ماں پر ایک نظر ڈالی اور کندھے پر پڑا دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی۔ ترکا، گایتری دیوی نے اسے پکارا۔ وہ لب بھینچ گئی، جانتی تھی کہ جگدیش مہیشوری کی دھمکیوں کے بعد اب ان کی نصیحتوں کی باری ہے۔ یہ ترتیب اس کی زندگی میں برسوں سے تھی۔ تم اندازہ کر سکتی ہو اس اذیت، اس دکھ کا جو ایک ماں محسوس کرتی ہے جب اس کا بیٹا اس کے سامنے اس کی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ انہوں نے اس کے دائیں رخسار کو چھوا جس کی سرخی اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ وہ جو ایک اکتاہٹ کے عالم میں کھڑی تھی، اس کی ٹھوڑی کپ کپ آنے لگی۔ یہ لفظ محض لفظ تھوڑی تھے جو اثر نہ رکھتے۔ مت تو اپنی ماں کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت، مت کوئی تعلق رکھنا آئندہ ان سے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ… ممی، اس نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ جوڑنے سے پہلے تھام لیے اور پھر چھوڑ کر ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ممی، مجھے پابند مت کریں پلیز، برسوں بعد تو ملی ہوں میں ان سے۔ برسوں بعد تو تم مجھ سے بھی ملی تھی درگا، مگر میرے لیے تو…
جس عورت کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ہمیشہ کی طرح اس پر رشک آنے لگا۔ وہ میری ماں ہیں اور میں، ان کا سوال دل میں ہی رہ گیا۔ میں ان کے بن ادھوری ہوں اور میرے بنا ان سے مل کر پھر سے زندگی زندگی لگنے لگی ہے۔ اور میرے ساتھ زندگی کیا لگتی ہے درگا؟ میں پھر سے جینے لگی ہوں، پھر سے مسکرانے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ اس اندیکھی عورت پہ آنے والا رشک حسد میں بدلتا، وہ بول پڑی۔ ٹھیک ہے، تم رحیمہ احمد سے بات کر سکتی ہو یا ان سے مل سکتی ہو، مگر اس لڑکے سے نہیں ملو گی۔ اسود تو مہینے میں ایک تو بار بھی نہیں، سن لیا تم نے، ایک تو بار بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا۔ تمہیں اپنی پرواہ ہو نہ ہو، میں ماں ہوں، تمہاری پرواہ بھی ہے اور تم سے بے تحاشا پیار بھی۔ اس پہ میرا بس نہیں، اور جگدیش کے غصے پہ بھی میرا کوئی بس نہیں، اس لیے میری ممتا کو اور امتحان میں مت ڈالو۔ ٹھیک ہے ممی، میں اسود سے آئندہ نہیں ملوں گی لیکن فون پہ بات کروں گی۔ چودھری نگر میں فون کی سہولت نہیں، اسود کے ذریعے تو ماں۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کر سکتی ہو، مگر یاد رکھنا درگا کہ تمہاری حدیں کیا ہیں۔ اس لڑکے کو بھی اس کی حد بتا دینا۔ تمہاری زندگی میں راجیو کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں۔ ممی، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ نہیں، میں تم پہ شک نہیں کر رہی، انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر کہا اور پھر اس کے دائیں گال کے مدھم گلابی نشان پر بوسہ دیا۔ میں تم پہ شک نہیں کر رہی، مگر خوفزدہ ضرور ہوں۔ ان لوگوں میں بہت کشش ہے، بڑی طاقت ہے اپنی طرف کھینچ لینے کی۔ پیچھے ہوتے ہوئے انہوں نے ایسی جان لیوا سوچوں کو دماغ سے چٹلانے کی کوشش کرتے ہوئے پاروں کو آواز دی۔ میں تمہارا بیگ اور کتابیں گاڑی میں رکھواتی ہوں، تم اپنی بھابھی سے مل کر آؤ۔ ان کو ملنا ہوگا تو وہ خود آ جائیں گی۔ اس کو لاجونتی کا رات والا سنگ دلانہ رویہ یاد آیا۔ درگا، ممی نے اسے گھورا تو وہ بادل نخواستہ اس کے کمرے کی طرف آئی۔ بالکل جاہل اور بے وقوف عورت ہو تم، اندر جگدیش مہیشوری چلا رہا تھا۔ وہ پلٹ آئی۔ جاہل تو پتہ نہیں مگر بے وقوف ضرور ہے، جبھی تو ایک جانور سے شادی کی، وہ بھی پسند کی، وہ بھی بغاوت کر کے، اس نے سوچا۔ گایتری دیوی کے ساتھ باہر آئی تو امر سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار اس کے بائیں پاؤں کی طرف گئی۔ اس نے بند جوتے پہن رکھے تھے۔ یا اللہ، یہ شخص پاگل ہے کیا؟ اس نے تعصب سے سر ہلایا اور اس کے قریب آ گئی۔ تمہارے پاس کھلی چپل نہیں ہے کیا؟ امر نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پاروں کے ہاتھ سے بیگ لیا اور گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ پھر گایتری دیوی کے سامنے الوداعی انداز میں جھکا۔ انہوں نے اس کے سر پہ پیار دیا اور ساتھ ہی ساتھ دھیمی آواز میں کچھ کہا بھی۔ یقیناً کوئی ہدایت ہی دی ہوگی۔ امر نے سر ہلایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ گایتری دیوی خواب آور ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے رات امر کے کمرے میں جگدیش کے مچائے جانے والے ہنگامے سے بے خبر تھیں، ورنہ اس کے جلے ہوئے پاؤں کا خیال کر کے ڈرائیور کو ساتھ بھیج دیتی۔ بڑا مزہ آتا ہے نا تمہیں خود کو یوں اذیت دینے میں، شوق ہے نا ہیرو بننے کا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس پر برسی۔ پھر وہی شوق، مزہ، اس نے سر جھٹکا۔ اگر دیوی اس کی زندگی کی لغت اٹھا کر دیکھ لے تو جان جائے کہ ایسے لفظ نہیں ہوتے غلاموں کے وقت میں۔ چلو پہلے کسی کلینک یا ہاسپٹل چلو، اپنا پاؤں ڈاکٹر کو دکھاؤ اور دوا لو۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ میں دوا لے چکا ہوں ورنہ آپ کا حکم ضرور مانتا، امر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کب، کس نے دی تم کو دوا؟ صبح لاجونتی بھابھی نے کھیرو کے ہاتھ مرہم اور کیپسول منگوا دیے تھے۔ اب کیوں ہوئی وہ تم پہ اتنی مہربان؟ رات تو بڑے نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ تب ہی تو گئی، نہ خود تمہیں دیکھنے گئی نہ مجھے جانے دیا۔ اس لیے کہ وہ سمجھدار خاتون ہے، وہ بولا، حالانکہ کہنا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تمہارے جتنی بے وقوف نہیں۔ ہاں وہی سمجھدار ہیں، اور میں تو پاگل ہوں نا، بے وقوف ہوں جو ساری رات تمہاری وجہ سے سو نہیں پائی۔ وہ تو جیسے اسے کچا چبا جانے کو ہوئی۔ امر کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ اب بھلا اس سے لاتعلقی ظاہر کرنا کہاں ممکن رہا تھا؟ تو اب سو جائیں، اب سو جائیں۔ اس نے نقل اتاری اور کھولتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا، اور عمر کوٹ سے باہر نکلنے تک وہ واقعی سو چکی تھی۔ امر نے اس ماجبین کا عکس شیشے میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ رات بھر پاؤں کی تکلیف جو اس نے حال بے حال ہوتے ہوئے برداشت کی تھی وہ تو الگ تھی، اصل زہر تو وہ تھا جو لفظوں کی صورت دیوی کے منہ سے نکلا اور اندر ہی اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر مر مر کر جیتا رہا۔ صبح لاجونتی نے زبردستی اس کا پاؤں جوتے سے نکلوا کر دیکھا اور نسخہ لکھتے ہوئے جتایا کہ کیسے رات بھر کوئی اس کے لیے پریشان رہا ہے۔ خوش فہم دل کو خیال تو اسی کا آیا، پھر ڈپٹ کر خود کو اس خوش فہمی سے نکالا، لیکن اب اس کی رات بھر کی جاگی آنکھوں نے، اس کی پرواہ نے، اس کے منہ سے نکلے لفظ نے کل کا زہر چوس لیا تھا۔ وہ پھر سے سانس لینے جوگا ہو گیا تھا،
जूते के अंदर जलते कुलबुलाते पाँव में से जो टीस टांग और टांग से पूरे जिस्म में उठ रही थी, वो तकलीफ दे ज़रूर थी, मगर उस जलन, उस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत थी उसमें। वो 1.5 घंटे बाद जागी, आंखें मसलती हुई सीधी हुई और पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। तुम भी तो जागते रहे होगे सारी रात, थोड़ी देर सो ही जाओ, बोतल का ढक्कन लगाते उसने मशवरा दिया। ड्राइविंग करते हुए सोना मुमकिन होता तो आपका हुक्म कभी ना टालता। ओह, उसने अपने माथे पर हाथ मारा और खिड़की से बाहर देखने लगी। हैदराबाद आया तो उसने उसे आटोभान रोड चलने को कहा। मिड टर्म तो वैसे ही उनके देर से निकलने की वजह से रह गया था। तुम भी आओ, आटोभान रोड पे उतरते हुए उसे कहा और सर्विस पे चली गई। जब तक वो कार पार्क करके पहुंचा, वो 2-3 मर्दाना चप्पलें निकलवा चुकी थी। अब उसे हुक्म हुआ कि वो चप्पलें पहन कर दिखाए। वो खामोशी से दाएं पाँव में पहन कर तामील करता रहा। वो चाहती थी कि अमर बाएं पैर में चप्पल ट्राई करे, ताकि उस पाँव के लिहाज से जो उसके लिए आरामदेह हो वही चप्पल ली जाए, मगर उसके अंदर वो जख्म देखने की अब ज़रा हिम्मत ना थी। उसे एक दफ़ा फिर जगदीश महेश्वरी दुनिया का सबसे बुरा शख्स लग रहा था। एक स्याह चप्पल जो उसे लगा कि उसके पैर की उंगलियों को तंग नहीं करेगी, वो उसने ले ली। अब ज़्यादा नखरे मत दिखाना और चप्पल पहन लेना, जख्म पर मरहम लगाना और दवा वक्त पर लेना। उसने हॉस्टल के गेट के अंदर जाने से पहले हदायत दी। आपका दिया खाता हूँ, नखरे क्यों दिखाऊंगा? आपका हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है। बिलाखिर उसकी ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकल ही गए जो रात से शिकवा बन बन मचल रहे थे। हालांकि अब तो वो अपनी खुद साख्ता खफगी को ख़त्म भी कर चुका था। वो कितनी ही देर उसे देखती रही। ये जो सुबह से तुमने हुक्म लगा रखा था, तभी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ खन्नास भरा हुआ है। उसका लहजा भीगा हुआ था, लेकिन अंदाज़ डांटने वाला था। कल मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। उस हालत में कहे गए लफ्ज़ काबिल गिरफ्त नहीं होते, इसलिए उन्हें दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, समझे तुम? लहजा वही रौब वाला था। जी, उसने सादगी से कहा। समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा हुक्म है, उसने अमर के ऐन सामने खड़े होते हुए शहाना अंदाज में कहा। मुस्कुराहट बरकी रो की रफ्तार से अमर कोहली के होंठों तक पहुंची। अमर, तुम मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो, वो बेइख्तियार बोली। वो झींप गया। यूं ही वो खुद को झिड़क रहा था कि अपने लफ्ज़ों से शिकवा क्यों जाहिर कर गया, खफगी क्यों जता गया। लेकिन अब समझ आ रही थी कि यूं ही हर किसी से तो गिले शिकवे नहीं किए जाते, हर एक पर तो गुस्सा नहीं उतारा जाता, सबसे तो खफा नहीं हुआ जाता। इसके लिए तो सामने वाले का ख़ास, बहुत ख़ास होना ज़रूरी है। हाँ, ये लड़की बहुत ख़ास थी। मुझे तो समझ नहीं आती उस लड़की की। कभी वह वेला मचाती है कि मेरे सूट से बच्चे टोटे का छोटियों के लिए फ़्राक क्यों बनाया। किसी और को अपने जैसा सूट पहने देखे तो वो जोड़ा इसकी नज़र से ही उठ जाता है। और अब कह रही है कि सब कज़नों का मेहंदी का जोड़ा एक ही रंग का, एक ही डिज़ाइन का बनाना है। रिफ़त जहाँ बहू के एक दुपट्टे पे गोटा लगाते हुए ऊंची आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। अम्मी समझा करे ना, फैशन है। शादी ब्याह के फंक्शंस में बहनों, दोस्तों और कज़न्स का सेम ड्रेस। ये देखें, शहाना ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं। मोमिना ने मोबाइल माँ की आंखों के सामने किया। आजकल कोई भी शहर जाता तो मोमिना अपना मोबाइल उसको देती और वो फुप्पो यास्मीन के घर जाकर शहाना के हवाले करता, और वो माइयों, मेहंदी, शादी, वलीमे के लिए जाने कौन कौन से आइडियाज़ उसे तस्वीरों की शक्ल में भेज देती। हाँ, लग तो अच्छी रही हैं। हमारे भी अब्बा जी सर्दी गर्मी में हम बहनों को एक जैसे जोड़े बनवा कर देते थे। अम्मी को अपनी यादें आईं, मगर ये 2 टांगों वाला मत बनाना, बाद में पहने जाते नहीं। अम्मी, बाद का हमें नहीं पता, हम गरारा ही बनवाएंगे मेहंदी पर। मेरा, मेहरगुल, उर्वा, हिबा, शहाना, हदीका, सुलेमाना, उस्मा, लुबना। वो उंगलियों पर सबके नाम गिनने लगी। टोटल 13 नहीं, आलिया भी तो है। टोटल 14 गरारे बनेंगे अम्मी, और फातिमा की मेहंदी के सबके हम बनवाएंगे। वो तो अल्लाह अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, वरना मोमिना हैदर ने माँ की सांस खींचने में कोई कसर ना छोड़ी थी। करवाओ बाप का खर्चा, पहले खर्चे कम हैं क्या? और ये तुम हैदराबाद क्या करने गई थी पहले? अम्मी, वो तो बमुश्किल 2 फंक्शंस की तैयारी कर पाए थे, और वैसे भी अम्मी, एक फंक्शन के पुप्पो फिर दोस्त बनवा कर देंगी, बाकी सब फंक्शन में सबके अलग अलग होंगे ड्रेसेस। फूफी से पूछ लिया है? मेहर है ना, वो बनाएगी अपनी अम्मी को। देखा भाभी, इन लड़कियों ने घर की पहली पहली शादी में ही बाप को मुसीबत डाल देनी है, आगे तो जैसे दूसरे ब्याहने नहीं। अल्लाह खैर करेगा रिफ़त, बच्चों की खुशी है, बना लेने दो। रहीमा अहमद के जवाब पे मोमिना ने गुल चेहरा को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया, जो उर्वा और हिबा की तरह इस बात पे ही बड़ी खुश थी कि मोमिना आप ही आजकल उन्हें भी बड़ी अहमियत दे रही है। और हाँ अम्मी, मेहंदी के लड़कों के भी एक जैसे बनेंगे सूट, सफ़ेद शलवार कमीज़ और पीली या हरी चुनरियाँ। असवद भाई, हुमायूं, बाबर, मजहर। वो एक बार फिर उंगलियों की पोरों पर नाम गिनने लगी
और रिफ़त जहाँ को लग रहा था कि शादी उनके बच्चों की नहीं बल्कि नवाज शरीफ या जरदारी के बच्चों की हो रही है। अम्मी, हम कौन सा इतने महंगे बनाएंगे सूट, वरना आप क्या जाने 4-4 लाख का तो लहंगा देखा हमने, आम सूट ही 30-32 हज़ार का। हाँ पता है मुझे, इसी दुनिया में रहती हूँ मैं भी। आपा बता रही थी कि फातिमा के लिए वलीमे का जोड़ा 70 हज़ार का लिया है उन्होंने। मैंने कहा तौबा है, इसमें तो आधे पौने तोले की 2 चूड़ियाँ बन जाएं सोने की, जो आगे काम भी आती हैं। जोड़े का क्या है, महंगा ले या सस्ता, एक दिन पहनकर पैक करके पेटी में ही डालना है ना, जो वक्त पड़ने पर बेचने जाओ तो कौड़ियों के भाव भी ना बिके। हाँ, आधे पौने तोले की चूड़ियाँ। मोमिना ने सर झटका। आपको पता है अम्मी, अमतल का भाई उसके लिए 60 तोले की 12 चूड़ियाँ बनवा रहा है। 60 तोले? रिफ़त जहाँ ने दिल पर हाथ रखा। सुना था कि इन बनियों की औरतों के पास बड़ा जेवर होता है, तो फिर सच ही सुना था। हाँ भाभी, 60 तोले की तो सिर्फ चूड़ियाँ, बाकी जेवर भी तो होगा। मिल मिलाकर पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। इरम तो उस दिन से ये हिसाब लगा रही थी जब से उस ज्वेलर की दुकान से बाहर निकली थी। बड़ी किस्मत वाली है भाई, आसिया ने मुतासिर होकर तबसरा किया। रहीमा अहमद ने सर्द आह भरते हुए सोचा, तुम क्या जानो आसिया किस्मत वाली कैसी होती हैं। तड़पती है, सिसकती है मेरी बच्ची अपने नाम के लिए। उसके लिए सब मालो ज़र, सारा मालो मता तो उसकी वो पहचान है जो उससे छीन ली गई। वो सुनारा कह रहा था कि अमतल के ससुराली भी सारा जेवर उसी से बनवाते हैं। ससुराली हैं? अमतल की मंगनी हो गई है क्या? रिफ़त जहाँ ने रहीमा अहमद की तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। उन्होंने अस्पात में सर हिलाकर गोया इरम के बयान की तस्दीक की। हिंदू है लड़का? उन्हें आसिया के सवाल पर फिर हाँ में सर हिलाना पड़ा। उन सब का ध्यान फिर कपड़ों की तरफ हुआ तो वह चुपके से उठकर अपने कमरे में चली आईं। आपने उस रात गहरी नींद सोई बच्ची को जगाकर हुक्म दिया कि वह अपने मुशरिक माँ बाप के पास चली जाए। मैंने आपका हुक्म माना माँ, लेकिन अब अगर आप ये कहेंगी कि मैं एक मुशरिक के साथ शादी कर लूँ तो मैं आपकी नाफरमान हो जाऊँगी। वो दूसरी बार जब उससे मिलने गई थी तो उसने सिसकते हुए कहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। उन्होंने उसे गले से लगाते हुए उसके गाल पर हाथ फेरते मजबूत लहजे में कहा, और उनका ये एक जुमला उसकी आंखों का आब चुराकर उनमें चमकते मोती भर गया था। या अल्लाह, मैं बेबस, तू कादिर, मेरी बच्ची को इम्तिहानों से निकाल। उन्होंने पलंग पर बैठते हुए दुआ की। मिल गया सुकून तुम्हें भाव को ये इतला फराहम करके कि मैं कहाँ और किसके साथ घूम रही थी। रात वो कमरे में आई तो पूर्णिमा नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ़ थी। उसे देखकर अमतल का खून खौला। तुम झुठला सकती थी, मैंने तो महज शक जाहिर किया था। उसने नाखूनों पे फूंक मारी, फिर उसकी तरफ देखते हुए बड़े सुकून से गोया इकरार किया कि भाव तक यह खबर उसी ने पहुंचाई थी। उस पर उसका जी चाहा कि वह जाहिल लड़ाका औरतों की तरह परी के बाल मुट्ठी में जकड़कर खींच डाले। और अगर मैं अपना शक जाहिर कर देती कि मैंने जिम्नाजियम के पीछे तुम्हें अपने मंगेतर के साथ देखा था तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता? फ़र्क पड़ता तो तुम्हारे मंगेतर को पड़ता। उसके इत्मीनान में कोई फ़र्क ना आया था। देखो, तुम राजीव के साथ भले अयाशियाँ करती फिरो, मगर मेरे भाव का पीछा छोड़ दो। तुम्हें याद होना चाहिए कि वो मैरिड हैं। जब ये बात तुम्हारे भाव को याद नहीं तो मुझे क्या पड़ी है याद रखने की। वैसे भी मेरी जान, अगर मैं तुम्हारा रूममेट होने का लिहाज कर भी लूँ तो क्या जगदीश महेश्वरी सुधर जाएगा? नहीं मेरी जान, जिन मर्दों को औरतों की लत पड़ जाती है उनके लिए किसी एक का आना जाना मानी नहीं रखता। वो किसी एक के लिए रोगी नहीं बनते। हाथों पैरों पे लोशन लगाते हुए परी उसे मर्दों की खसूसियात से आगाह कर रही थी। पैर पटकते हुए रूम से बाहर निकल आई और विंग के कॉरिडोर में तिलमिलाते हुए चक्कर लगाने लगी। जब अंदर की तिलमिलाहट कदरे कम हुई तो असवद का नंबर डायल किया। असवद, मम्मी को पता चल गया है कि मैं आप लोगों से राब्ते में हूँ। सलाम दुआ के बाद उसने लहजे को नॉर्मल रखते हुए उसे बताया। ओह, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो परेशान हो उठा। नहीं, बस आइंदा तुमसे मिलने से मना कर दिया है और फ़ोन भी कम कम करने को कहा है। वो उसे सब कुछ कैसे बता सकती थी? कुछ भी हो, जगदीश उसका भाई था, जिसके लिए भले उसने दिल में फितरी मोहब्बत कभी महसूस ना की थी, मगर भरम तो रखना था ना। अच्छा, वो अफसरदा से अंदाज में हंसा। हफ्ते में कितनी बार बात करने की इजाज़त मिली है? कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने अमतल की आवाज़ में महसूस की जाने वाली उदासी और पसमर्दगी को दूर करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। हालांकि वो खुद बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ था। जो लोग उनकी परछाई तक से डरते थे, जिन्होंने चौधरी हैदर याकूब को अपने दरवाजे पर खड़े देखकर ना सिर्फ दरवाज़ा बंद कर लिया बल्कि वो घर, वो शहर ही छोड़ दिया, अब कैसे वो इतनी बड़ी बात हजम कर गए? जहन में उठते सवालों को पूछना उसने इस वक्त मुनासिब ना जाना। असवद, मार खाओगे, कितने मज़े से पूछ रहे हो।
تمہیں ذرا بھی غم نہیں کہ اب ہم مل نہیں پائیں گے، نہ زیادہ بات کر پائیں گے؟ وہ چڑ ہی تو گئی۔ غم؟ مجھے تو خوشی ہے کہ میرے وقت اور بیلنس کی بچت ہو گئی۔ بتاؤں گی ماں کو۔ کیسی ہے میری ماں؟ دھمکی دیتے دیتے حال پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہیں۔ پلاؤ بھیجا ہے انہوں نے تمہارے لیے، لیکن اب تو ظاہر ہے میں ہی کھاؤں گا۔ کیوں؟ وہ چلائی۔ ماں کے ہاتھ کے بنے پلاؤ کا ذائقہ اس کی زبان پر اتر آیا۔ تم کو دینے کو جو نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے حصے کا پلاؤ بھی تم ہی کھاؤ گے۔ صبح حفصہ کو دے دینا، اس نے حل پیش کیا۔ بڑا اچھا لگوں گا نا ڈپارٹمنٹ میں پلاؤ کا ڈبہ اٹھا کر لاتے ہوئے اور پھر کسی لڑکی کو پیش کرتے ہوئے۔ وہ ہنس پڑی اور کچھ دیر بعد جب وہ اس سے بات کر کے فارغ ہوئی تو بہت حد تک بے بسی، تکلیف اور اشتعال کی کیفیت سے نکل چکی تھی۔